सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज ना सबसे पहले हम अपनी छोटी सी सखी की बड़ी बात करेंगे। उसकी बड़ी उपलब्धि जो है ना, उसके बारे में चर्चा करना सबसे ज्यादा जरूरी। बिल्कुल। उससे पहले भाई सबको बधाई दे देते हैं, अपने देश की सभी बच्चियों को भी और खास तौर से हरनाज कौर संधू को। हाँ बिल्कुल, हरनू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है और 21 वर्षों के बाद फिर से ये खिताब हमारे देश को मिला है, तो इसके लिए हम बधाई देते हैं। और ये भी बता दें कि योग और फिटनेस की बहुत शौकीन है वो। तो देखिए फिटनेस हमारे जीवन में कितनी जरूरी होती है, इस बात का अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस तरह से जब हरनाज कौर सिंधु जैसे लोग इस तरह से जब विश्व पटल पर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तो हमें लगता है जैसे कि योग और फिटनेस की जब बात होती है तो सभी को लगता है कि भाई योग हमें भी करना ही चाहिए, है ना? करना चाहिए। और बस आप सोचे ना, बल्कि अपना ले अपने जीवन में, तो हो सकता है कि आप भी ऐसी कोई उपलब्धि हासिल कर सकें इसके बलबूते पर। तो 21 वर्ष की हैं मात्र हरनाज कौर संधू। और इन्होंने यूनिवर्स पेजेंट इस बार का जीता है और ये 17वां मिस यूनिवर्स खिताब है। और देखिए जब ऐसी उपलब्धि हासिल करते हम तो हमारा मूड कितना अच्छा हो जाता है। मन की कली खिल जाती है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो होती रहे या ऐसे कुछ समाचार हमें मिलते रहे तो मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन कई बार जो परिस्थितियां होती है हमारे मन के मुताबिक नहीं भी होती है, विपरीत भी हो जाती है, तो मूड थोड़ा बिगड़ भी जाता है। तो हम आज बता ही देंगे कि जब मूड बिगड़े तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल, हम बताएंगे कि कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अपना करके आप अपने मूड को थोड़ा सा ठीक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ। दूसरी बात यह है कि शुरुआत से बहुत सालों से हमारे घर में माता पिता बुजुर्ग कहते हैं भाई जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। तो जल्दी उठना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या हमें हासिल हो सकता है और जल्दी नहीं उठने से क्या क्या हम खो सकते हैं, तो ये भी आज हमारी चर्चा का विषय होगा। बिल्कुल। और इसके कला के क्षेत्र में हम बात करेंगे घुमुरा नृत्य। और ये देखिए कहाँ का लोक नृत्य है और क्या क्या इसकी विशिष्टता है। वहीं सखी विशेष में आज हम बात करेंगे अनुपमा निरंजना की। जी हाँ, जो कि एक कन्नड़ लेखिका है। और अनुपमा जी का जन्म 1 जनवरी 1934 को तीर्थहल्ली में हुआ था। पहले उनका नाम वेंकट लक्ष्मी था और उन्होंने 1956 में मैसूर मेडिकल कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसी वर्ष यानी कि 1956 में उन्होंने कन्नड़ लेखक निरंजना से विवाह किया। जी, और इस तरह से हो गई अनुपमा निरंजना, है ना? और इनके जो आधुनिक कन्नड़ कथा गैर कथा साहित्य की आप लेखिका थी और उन्होंने कम उम्र से ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया। सामाजिक मुद्दों पर, विशेषकर महिलाओं के मुद्दों से संबंधित कई उपन्यास और कहानियां लिखी हैं इन्होंने। जी, और उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोण की वकालत की और उनके एक उपन्यास रन मुक्तालू पर एक फिल्म भी बनाई गई। इसके अलावा कन्नड़ में लिखने वाली महिलाओं के लिए उनके नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना भी की गई। क्या बात है। अनुपमा जी की एक सफल चिकित्सक भी थी। मैसूर और बेंगलोर में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और महिलाओं के मुद्दों के अलावा उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी लेखन कार्य किया। साल 1991 में कैंसर की बीमारी की वजह से इस दुनिया को वो अलविदा कह गई। बिल्कुल। अगर उनकी प्रमुख कृतियों की हम बात करें ना रेणु जी, तो अनंत गीत, श्वेतांबरी, स्नेह पल्लवी, रन मुक्तालू की तो चर्चा हमने पहले की है। और सेवे, पुष्पक, कनमानी, ओदालू, नैनापू, ये और इसके अलावा कुछ और भी हैं। कल्लोल है, आला है, मुक्ति चित्रा है, माधवी है, घोष है, नाती है, मूलमुखी और ताई मगू। ये सब आपकी प्रमुख कृतियों में से हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की। और लेखन के क्षेत्र में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए उन्हें कुछ पुरस्कार भी दिए गए। अगर उनकी बात करें तो कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार से वो सम्मानित की गई और सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और फिलहाल हम आज तो बड़े खुश हैं ही, है ना? बिल्कुल संधू के लिए। और वैसे ऐसा हमारा इतिहास भी वैसे बहुत समृद्ध है, लेकिन फिलहाल जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं वहाँ पर भी हमारे देश का नाम रोशन बिटिया लोग कर रही हैं, है ना? बिल्कुल कर रही हैं। तो ऐसी बिटियाओं से हमें और भी उम्मीद है और जो बिटियाएं अपना रास्ता आगे बना रही हैं उनके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बधाई देते हैं। चलिए सुनते हैं ये गाना। जरूर।
से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्म बदलूं तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर വണ്ണനെ കോവലനായി വെളിമുണ്ടവായനിൽ ഉള്ളം കവസാനെ അണ്ടകൊനനി അരങ്ങനിൽ നമുതിനെ കണ്ട കൺകൾ മറ്റുതിനെ കാണാനേ भूरी भूरी आंखें तेरी कनखियों से तेज तीर कितने छोड़े दानी दानी बातें तेरी उड़ती फिरती पंछियों के रुख भी मोड़े अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ तेरी सादगी में होके चूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर रातें गिन के नींदे बुन के चीज क्या है खाबदारी हमने जानी तेरे सुर का साज बन के होती क्या है रागदारी हमने जानी जो दिल को भा रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है फितूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्म बदलूं വണ്ണനെ കോവലനായി വെളിമുണ്ടവായനിൽ ഉള്ളം കവർന്നാനെ കൊണ്ട് വണ്ണനെ കോവലനായി വെളിമുണ്ടവായനിൽ ഉള്ളം കവർന്നാനെ അണ്ടകൊനനി അരങ്ങനിൽ നമുതിനെ അണ്ടകൊനനി അരങ്ങനിൽ നമുതിനെ കണ്ട കൺകൾ മറ്റുതിനെ കാണാനേ चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना हमने सुना रेणु जी जी। और बस मन इसी तरह तितली बनकर के उड़ता रहे, हवाओं में फिजाओं में गूंजता रहे, यही तो हम चाहते हमारी
बिल्कुल, चाहत तो यही है, तभी तो देखो आज हमने कन्नड़ लेखिका अनुपमा निरंजना जी की बात की, और अब ले चलते हैं, पहले चेन्नई एक्सप्रेस में घूमे हम लोग, अब चलते हैं उड़ीसा की तरफ, है ना, घुमुरा नृत्य की बात करते हैं। घुमुरा नृत्य की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि एक घूमर नृत्य भी होता है। तो घूमर और घुमुरा ये दो नृत्य अलग अलग है। तो बता दें कि घूमर नृत्य राजस्थान का है और ये जो घुमुरा नृत्य है ये उड़ीसा का है। मंजू, देखो ऐसा है ना कि हमारी जो श्रोता लोग हैं ना वो बहुत समझदार हैं। तो घुमुरा नृत्य तो उन्हें पता है, अब घुमुरा आज हम लोग बता देंगे। बिल्कुल, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर भी उड़ीसा राज्य का ये लोक नृत्य है। हाँ, और कालाहांडी जिले का विशेष तौर पर वहाँ ये जो है इसकी परंपरा है, और इसका ड्रेस कोड एक आदिवासी नृत्य की, आदिवासी जो परिधान होते हैं वही इसमें पहने जाते हैं जी। और इस नृत्य के पुरातात्विक पहलुओं की अगर हम बात करें तो ये पता चलता है कि कालाहांडी के गुड़ाहांडी और नुआपाड़ा जिले में खोजे गए प्रागैतिहासिक काल के कुछ गुफा चित्र हैं जो घुमुरा, डमरू और अन्य आकर्षक चीजों की तरह दिखते हैं, यानी इतना प्राचीन है। बिल्कुल, ये रॉक कला स्थल 8000 ईसा पूर्व से अधिक के हैं, और इस तरह की पेंटिंग से संगीत, वाद्य यंत्र, घुमुरा और डमरू की प्राचीनता की कल्पना की जा सकती है। कई लोगों का तो ये भी मानना है मंजू कि घुमुरा नृत्य इंद्रावती नदी की कहना चाहिए घाटी से उत्पन्न हुआ है, और धीरे धीरे इंद्रावती और महानदी के बीच के क्षेत्रों में ये फैल गया जी। और 12वीं शताब्दी में घुमुरा नृत्य पहले से ही लोकप्रिय था। ये बात कोणार्क सूर्य मंदिर के नृत्य मंदिर के एक पत्थर पर घुमुरा वाद्य यंत्र बजाने के एक दृश्य से स्पष्ट होता है। देखिए, हमारी जो प्राचीन चीजें वो जो मंदिरों और पत्थरों पर जो उकेरी गई है उससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है, और उसकी प्राचीनता का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और भुवनेश्वर में भीमेश्वर मंदिर घुमुरा नृत्य का एक और दृश्य दिखाता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि घुमुरा नृत्य काफी प्राचीन है। और प्राचीन समय में जब बहुत युद्ध हुआ करते थे उस समय सैनिकों को युद्ध की भावना से उबारने के लिए, यानी कि जो वो दृश्य होता था बहुत हृदय विदारक कह सकते हैं या वीर रस से उत्पन्न होता था, उसमें केवल इस संगीत और नृत्य का ही प्रयोग किया जाता था, और बाद में गीत को घुमुरा के संगीत और नृत्य के साथ एकीकृत कर दिया गया, यानी एकाकार हो गया। और ये नृत्य सैनिकों के खाली समय के दौरान शारीरिक निर्माण यानी शारीरिक सौष्ठव के लिए और मनोरंजन के लिए कह सकते हैं व्यायाम का एकमात्र साधन माना जाता था। यानी उनका उन भावनाओं से वो उबर करके बाहर भी आ जाए और उनका मनोरंजन भी हो जाता, कि एक उनका मूड जो है थोड़ा अलग तरह का हो जाए। बिल्कुल, इसके लिए ये किया जाता था। बाद में उड़िया और विशेष रूप से कालाहांडी के कवियों और लेखकों ने देवी वंदना, भजन, देवताओं से प्रार्थना, राजवंशों की महिमा और पौराणिक अध्ययनों के बारे में लिखते हुए घुमुरा के गीतों की रचना करने की पहल की। इस प्रकार कवियों और लेखकों के इस कला में प्रवेश के कारण ये और भी मोहक बन गया। यानी उसका परिवर्तन उसमें थोड़े थोड़े समय के अनुसार किए गए, जिससे उसके अंदर और भी रोचकता आती गई। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि कालाहांडी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग घुमुरा के इस संगीत, गीत और नृत्य से बहुत आकर्षित हुए, और इसे विकसित करने और इसके विस्तार के लिए कई घुमुरा समूहों का गठन किया गया। और इस काम में भवानीपटना, जमपटना, मदनपुर, रामपुर और खटियार के शाही परिवारों ने भी इनकी मदद की और इसे बहुत प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, और दशहरा जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों के दौरान इनमें से कई समूह एक साथ इकट्ठा होते थे प्रदर्शन के लिए, और घुमुरा समूह की विशिष्ट पहचान के लिए पोशाक, पेंटिंग, नृत्य, संगीत और गीत के तरीके और प्रकृति में सुधार और विकास निरंतर किया गया। यानी अलग अलग समूहों को अलग अलग पोशाक दे दी गई, जिससे पता चले कि ये उस समूह से है, और थोड़ा थोड़ा नृत्य और संगीत में परिवर्तन भी रहा, ताकि पता चल सके कि ये कुछ अलग है उनसे। बिल्कुल, किसी की भी चीज की रोचकता अगर बनाए रखनी हो तो थोड़ा थोड़ा उसमें और समावेश करना आवश्यक हो जाता है। और जाहिर है कि लोग बदलते हैं तो उनके विचारों में भी परिवर्तन होता है, और धीरे धीरे वो कुछ कुछ अपना पुट डालते हैं उसमें। और प्रदर्शन करते समय प्रत्येक समूह के घुमुरा नर्तक और गायक अपने समक्ष विरोधी समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जटिल प्रश्न इन सब को गीतों के माध्यम से पूछते थे। और इस बात में कालाहांडी में समकालीन रूप
जो है घुमरा को जन्म दिया, जो बहुत ही सार्थक और आकर्षक करामाती है। हाँ, यानी कि जो उनका प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है कि जिस तरह से वो प्रश्न पूछते थे, बहुत सारे जो वहाँ की समस्याएं उस समय रही होंगी या खास बातें होंगी, तो जो प्रश्न किए जाते थे तो वो वहाँ की स्थिति के बारे में उसका वर्णन किया जाता है। इस तरह से जो अभी जो घुमुरा नृत्य वो इस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई। और घुमुरा एक मिट्टी का घड़ा है जो इस तरह के और इस तरह के घड़े को एक संगीत वाद्य यंत्र में तैयार करने की कल्पना एक आनुवंशिक विकास, यानी धीरे धीरे विकास होता चला गया। घुमुरा का अगर हम संधि विच्छेद करें तो घूम, ऊ और रा, 3 अक्षरों से मिलकर ये बनता है। अर्थात घूम का अर्थ है मिट्टी से बना कटोरा जैसा, घड़ा जैसा होता है वो, और ऊ का अर्थ होता है भगवान शिव, और रा का अर्थ है रबा या कंपन ध्वनि। और जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो बनता है घुमुरा। क्या बात है। तो ये तो हो गई उत्पत्ति की बात। इसमें थोड़ी सी और भी जानकारी हम बता दें कि घुमुरा घुमुरी का पुरुष संस्करण है, यानी अगर स्त्रीलिंग होगा तो घुमुरी हो जाएगा। और ये घुमुरा जो है इसीलिए पुरुष नृत्य है क्योंकि ये स्त्रीलिंग नहीं है। घुमुरी स्त्रीलिंग है, यानी मिट्टी का घड़ा जिसे महिलाएं पानी भरने में इस्तेमाल करती हैं। और घुमुरी से फिर घुमुरा नाम पड़ा कि मतलब जाहिर है ऐसे ही इसकी उत्पत्ति हुई। और निरंतर नए उपकरण, नए आविष्कार होते रहे हैं और हमें लगता है आते होते रहेंगे। बिल्कुल होते रहेंगे। और इसके नृत्य रूपों की बात करें तो बहुत सारे तरीकों से होता है। वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, त्रिकोणी, आयताकार, चाकी नृत्य, चौकोर नृत्य, इस तरह से अलग अलग तरह से घूम घूम के इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता तो है। ये सुंदरता बढ़ाने के लिए या कुछ ना कुछ लोग अपनी कल्पनाशीलता का तो उसमें समावेश करते ही हैं और फिर जाहिर है कि उसमें कुछ कुछ चीजें और बढ़ती जाती हैं और इस तरह से उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता है। हाँ। लेकिन फिर भी मंजू अगर बात करें तो हमारे लोक नृत्य जो है वो काफी समृद्ध हैं। बिल्कुल, है ना। तो कुछ गीत सुन लें हम लोग। झमक घुघरा बाजे, आओ साधु मरड़ी खिलवाने, आओ साधु मरड़ी खिलवाने।
पद्मावत फिल्म का ये गाना हमने क्या बात है, बहुत सुंदर गाना। ये भी एक लोक नृत्य है। वैसे ही गीत भी, वैसे ही नृत्य भी। और अगर बात करें तो कोई भी हो नृत्य, चाहे गरबा हो, चाहे मतलब पंजाब का हो, गिद्दा हो, भांगड़ा हो, मतलब सब इतना समृद्ध है। संगीत हो, चाहे उसकी पैर की थिरकन हो, सभी अपने आप में एक अलग अनूठी छाप छोड़ते हैं ना। और उसकी जो पोशाक होती है वो बड़ी रंग बिरंगी होती है। वो जो रंग होते हैं ना वो बड़े आकर्षित करते हैं। हालांकि जो लोक धुनें होती है वो भी हमें बहुत आकर्षित करती है और कितने सालों से वो चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी हम सुनते हैं लोक धुनों को तो उसमें ताजगी वही की वही नजर आती है। वही की वही रहती है। खासियत है लोक धुनों की। उसकी खासियत क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े हुए गीत हैं और लोक यानी कि जनमानस के ये गीत हैं, उनके मन के उद्गार हैं, तो जाहिर है कि वो हमारे दिल तक भी पहुंच जाते हैं, है ना। और जब हम संगीत की बात करते हैं ना तो ज्यादातर हमने ये बात सुनी है कि संगीत का रियाज सुबह उठ करके किया जाता है। लेकिन अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये तो पूरे दिन होता रहता है। हाँ, लेकिन जो सुबह उठने की बात करेंगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूरी प्रकृति नृत्य कर रही होती है, कह सकते हैं ना। तो वो जो सुबह का जो वातावरण होता है ना, बड़ा दिव्य वातावरण होता है और एक अलग ताजगी होती है उसके अंदर, एक अलग शीतलता होती है। और जब हम पूरी रात भर की आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे अंदर भी फ्रेशनेस कुछ ज्यादा होती है, लेकिन वो तभी हो सकती है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं। लेकिन आजकल हम ये देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वो रात को बहुत देर से सोते हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं। जी हाँ। तो सुबह की ये जो दिव्यता है इसका अनुभव करने वाले लोग या सुबह की पहली किरणों को अनुभव करने वाले लोगों की संख्या अब कम होती जा रही है। तो भाई अपने आप को आप खुद भी टटोलिए कि कहीं आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं पीछे। और खासतौर से प्रकृति उस समय बहुत ऊर्जा देती है, प्रवाहित हो रही होती है, जो हम ले सकते हैं अपने पूरे दिन के कार्यकलापों के लिए। वो उस ऊर्जा को हम संग्रहित कर सकते हैं अपने अंदर। और इसीलिए शायद कहा जाता था कि सुबह का याद किया हुआ हमेशा याद रह जाता है, क्योंकि उसमें प्रकृति भी हमारे साथ होती है, क्योंकि वो ऊर्जा जो है उत्सर्जित कर रही होती है उस समय, और वो हम ले सकते हैं, है ना। हम ये कहना चाहेंगे कि सुबह की उस ऊर्जा को आप लीजिए, अपने अंदर समाहित कीजिए, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है वो हमें इतनी ऊर्जा देती कि ये ऊर्जा हमें और कहीं से मिल नहीं सकती। अब विटामिन डी ही नहीं मिल सकता कहीं और से, नहीं मिल सकता। और उसकी वजह से और भी कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो यही बात है कि जब हम देर तक सोते हैं तो बहुत सारी शरीर की ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सुबह होना चाहिए वो होने से वंचित रह जाती है। और जब हम रात को देर से सोते हैं तो रात को होने वाली प्रक्रियाएं भी हमारे शरीर में नहीं हो पाती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सारी बीमारियों से हम गिर जाते हैं। फिर हम दोष देते रहते हैं कि ये बीमारियां मुझे ही क्यों हैं। लेकिन आप अपनी दिनचर्या पर भी थोड़ा सा नजर डालिए और देखिए कि क्या आप समय से सो रहे हैं या समय से उठ रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो यानी कि ये कह सकते हैं ना मंजू कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप सुबह उठना शुरू कर दीजिए। और जो शारीरिक बीमारियों की बात है, जैसे तुमने कहा, बिल्कुल सही है कि रात में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो समय से रिलीज होते हैं और हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करते हैं और पाचन की क्रिया उनकी होती है उस समय। अगर हम आराम नहीं करेंगे तो वो क्रिया नहीं हो पाएगी, तो जाहिर है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके साथ साथ ये तो हो गई शारीरिक समस्याओं की बात या बीमारी हमारी दूर रहेगी। लेकिन अगर हम नहीं सोते हैं और देर तक सोते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब समस्याएं भी धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं। चिड़चिड़ापन आने लगता है और कई लोगों को तो मानसिक समस्याएं इस हद तक बढ़ जाती कि चिकित्सक की सलाह भी लेनी पड़ती है। तो चिकित्सक उन्हें दवाइयां देते हैं लेकिन दिनचर्या में सुधार नहीं हो पाता है और वो बात आगे बढ़ती रहती है। तो इसके लिए ये भी जरूरी है, चिकित्सक की सलाह लेने के साथ साथ आप अपनी दिनचर्या को भी सुधारेंगे तो भी इन चीजों में बहुत फर्क पड़ सकता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोने की आदत डालें। और वैसे भी जो प्रकृति ने बनाया है, रात है वो सोने के लिए है और सुबह है वो जगने के लिए। तो ये जो रात होती है, घनेरी रात जब होती है, या यूं कहें कि पूरा एक प्रकृति का जो संचालन है, घड़ी उसकी अपनी है, जैविक घड़ी उसकी प्रकृति की अपनी है। तो उसी हिसाब से हमें भी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उसी हिसाब से सेट करना चाहिए। अगर हम उसके किसी भी धारा के विपरीत अगर हम चलते हैं तो जाहिर है कि दिक्कत होती है, हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और क्यों चलना चाहते हैं हमें ये नहीं समझ में आता है ना? उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अब देखिए पक्षियों की अगर बात करें तो देखिए जैसे ही वो सांझ होती है अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, रात होते ही वो सो जाते हैं और सुबह की पहली किरण के साथ उठ करके वो भी अपने काम पर चल देते हैं। और उनकी जो जैविक घड़ी होती है वो प्रकृति के अनुसार ही चलती है। इसके लिए हमने देखा है कि पक्षियों के जो बीमारियां उनके अंदर बहुत कम होती है। जो इंसानों में आजकल जितनी बीमारियां देखने को मिल रही है उसकी बजाय इन प्राणियों में, पशुओं में या पक्षियों में
उतनी बीमारियां देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो मनुष्य को भी प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए, तभी आप खुश रहेंगे। और स्वस्थ रहना तो बहुत जरूरी है। वैसे भी कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। हाँ। तो ये जो प्रकृति का नजारा ही ले लो चलो, हाँ। है ना, सुबह की जो चिड़ियों की चहचहाहट है, उषा की लाली है, किरणों का जो आगमन होता है, वो सब हम कितनी खूबसूरत चीजें खो देते हैं कहीं ना कहीं, है ना। और पढ़ाई करने वाले बच्चे जो है वो सुबह उठ करके अपना अभ्यास करें तो उन्हें याद अच्छा होगा। और जो भी कोई कला से जुड़े हुए लोग हैं वो सुबह उठ करके वो भी रियाज करें, तो उनका रियाज भी एक उस समय जो शांतता होती है वातावरण में, उसमें मन बहुत एकाग्रचित होकर के उसमें लग जाता है। मंजू, ये तो शांत वातावरण तो हमें पता चलता है, लेकिन सच बात यह है कि जो प्रकृति का हमने जो कहा कि ऊर्जा जो निकलती है वो हमारे लिए बहुत सहायक होती है, जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखाई नहीं देती, वो सहायक भी होती है, वो हमें नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर आप व्यावहारिक रूप में जब खुद याद करेंगे सुबह या कोई रियाज करेंगे, जैसे संगीत के लिए तो सबसे पहले मंजू ने कह दिया कि शास्त्रीय संगीत है तो सुबह रियाज कर लेना चाहिए। हाँ। वैसे ही कोई भी कला है अगर आपकी, तो अगर आप सुबह करते हैं, देखिए व्यायाम ही है जैसे, और हम टहलना है, अगर हम सुबह नहीं उठेंगे तो हमें कैसे ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी, है ना। और व्यायाम अगर नहीं किया तो फिर वही समस्या दूसरी आ खड़ी होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि सुबह अगर हम देर से उठते हैं तो हम बहुत कुछ खो देते हैं। और हम अगर ये चाहते हैं कि इन चीजों को हम ना खोएं तो जरूरी है कि आप समय से सो जाएं और समय से उठ जाएं। हाँ, अगर ये वादा आप करते हैं तो मंजू जी गाना सुना देंगे एक अच्छा सा। गाना सुनाने से पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा सखी सहेली कार्यक्रम में, तो ब्रेक के बाद सुनवाते हैं आपको गीत। रेणु जी, ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और अब हम गाना सुनवाते हैं, बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गाना।
क्या बात है, कितना बहुत सुंदर खूबसूरत गाना। और इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुबह की दिव्यता इसमें अनुभव की जा सकती है ना, जब इसमें मोर और चिड़िया की जो सुबह की आवाज थी शुरुआत में गाने में, और उसके बाद जिस तरह से गाना सुनते जाते हैं तो ऐसा लगता है सुबह का ये समय है ना। जी हाँ, बिल्कुल। अब बात करते हैं रेणु जी, मूड की बात करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे मन के मुताबिक परिस्थितियां नहीं होती। हम बहुत कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है। कई बार परिणाम जो होते हैं वो सुखद नहीं भी होते हैं या हमारे मन के मुताबिक नहीं भी होते हैं। तब होता है क्या है, हमारा मूड बिगड़ जाता है। तो जैसे तुमने बात शुरू की मंजू ना कि मन के मुताबिक, तो यानी कि हमने पहले से मान लिया कि ये परिणाम यही आना चाहिए। चलो परिणाम तो कुछ ऐसा है कि भाई 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा, चलो इसमें तो परिणाम जैसा है वैसा ही आएगा। लेकिन हम जैसे किसी से मिले और हम ये मान के चलें कि मन बना लें कि हम जाएंगे तो वो तुरंत हमें गर्मा गर्म चाय देंगे, तो भाई आपने आशा बनाई क्यों, मन क्यों बनाया? तो अगर हम मन न बनाए तो 50% तो आपका मूड वहीं संभल जाएगा जब आप बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के कुछ करेंगे, है ना। और कई बार तो बहुत छोटी छोटी बातों पर भी मूड हमारा खराब हो जाता है। जैसे आपने चाय की बात की, अब चाय अदरक वाली पीना थी लेकिन अदरक वाली नहीं बनाई तो भी मूड बिगड़ जाता है। छोटी छोटी बातों पर भी मूड खराब हो जाता है। कहीं आप बाहर खाना खाने के लिए गए, जिस स्वाद को आप पाना चाहते थे कि ऐसी कोई चीज हम खाएंगे, लजीज कोई चीज खाएंगे, लेकिन वो बन के मुताबिक उसका टेस्ट नहीं होता है, तो भी लगता है अरे सब पैसे बेकार गए, बाहर जाके खाना भी खाया और कुछ अच्छा भी नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से भी मूड बिगड़ जाता है। और बड़ी बड़ी बातें तो मूड बिगाड़ती ही है। या आप घर से निकले, आपको रिक्शा से जाना है, चाहे ऑटो रिक्शे से जाना है, बस से जाना, उसको मिलने में 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग गया या थोड़ा ज्यादा समय लग गया तो बस आप परेशान हो गए। या आप निकले और मौसम ने अचानक से कुछ ऐसे पलकें झपकाई, बादल घिरा और बारिश हो गई तो आपका मूड बिगड़ गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिगाड़ती हैं मूड। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं जब मूड बिगड़ जाता है। तो इन्हें तो आप अपने दिमाग को कुछ अच्छी तरह से तैयार करके इन चीजों को जरा ठीक कर सकते हैं। दिमागी तौर पर थोड़ा सा तैयारी कर लें कि भाई ऐसा ऐसा तो हो सकता है। तो ये छोटी बातें, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ी बातों से कुछ मूड ज्यादा भी खराब हो जाता है। तब हमें कुछ उपाय हम अपना सकते हैं जिनकी वजह से मूड ठीक हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले बात यह आती है कि हमारे मन में जो भी विचार होते हैं हम उसे लिखने का अभ्यास करें। कई बार क्या होता है, कुछ हमारी समस्या मन ही मन होती है जिसको सुलझाने की क्षमता हमें लगता है कि हमारे अंदर नहीं है। लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को, मन की बातों को कागज पर उतारते हैं, उसे लिखते हैं, तो उसका विश्लेषण करते हैं, और जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसी विश्लेषण में कई बार उसका समाधान भी निहित होता है। बिल्कुल सही। और इस तरह से जब समाधान हमें मिल जाता है तो हमारा मूड ठीक हो जाता है। हाँ, एक बात और है, बिल्कुल सही तुमने कहा कि वो तो हमें समाधान भी मिलता है, लेकिन आप ये सोच कर मत लिखिए कि आपको उसमें समाधान मिलेगा। मिल गया तो ठीक, नहीं तो केवल आपके जो मन का जितना गुबार जो कहते हैं ना कि वो भी निकल जाता है तो आपका मन हल्का हो जाता है। ये भी आप सोचिए। आप सिर्फ ये मान के सोचिए कि आप अपने मन का कचरा निकाल रहे हैं, मन को, मस्तिष्क को खाली। तो यानी कि मन की संतुष्टि तो मिलती है। बिल्कुल, और वो बहुत बड़ी है। पहला कदम वही है। पहले जब आप सब कुछ लिख लेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपने जैसे किसी से कह के कहते हैं ना कि मन हल्का हो गया, बिल्कुल वैसे ही आप कलम उठाइए और कागज पर वो सारे अपने जितना जो मन में आए वो सब लिख डालिए। फिर देखिए कि आपका मन हल्का हो जाएगा। और जैसे मंजू तुमने कहा कि बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए, तो ऐसा है कि बड़ी समस्या हो या छोटी, आप जब लिखने लगेंगे तो आपका मन जब हल्का रहेगा तो आप किसी भी चीज में इस तरह से दुखी नहीं होंगे या गुस्सा नहीं आएगा आपको या विचलित नहीं होंगे, है ना। और जब मूड आपका अच्छा हो जाएगा तो आप अपने काम में 100% अपना योगदान दे पाएंगे। और जब आपकी हर बात अगर 100% ठीक होगी तो मूड वैसे भी अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। जी हाँ। और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आर्ट थेरेपी अपना सकते हैं, कोई भी कला को अपना सकते हैं। जैसे किसी को पेंटिंग बहुत पसंद होती है, जब उसका मूड खराब होता है तो वो कागज और ब्रश उठाता है, कलर उठाता है और करने लगता है। वो खराब हो जाए पेंटिंग, तब क्या होगा मंजू? और फिर मूड खराब हो जाएगा। ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन बात बिल्कुल सही है मंजू, तुमने कहा। तो अगर आपकी पेंटिंग बिगड़ रही है तो बिगड़ जाने दीजिए, इस समय मन हल्का कर लीजिए और उसके बाद आप जब दूसरी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। मुझे एक बात यहाँ पर याद आई, हमने फिल्में देखी है ना, तो फिल्में में हमने देखा है हीरो या हीरोइन, उसका जब बहुत मूड खराब होता है कुछ वो लिखने बैठ जाते हैं
और बहुत सारे कागज फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं और कचरे का डिब्बा भर जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो मुझे लगता है ये सब भी उसी समय होता होगा जब मूड खराब होता होगा और वो अपने मन की भावनाओं को उकेरने के लिए बैठे होंगे, लेकिन फिर भी वो चीज बन नहीं पाती है, बन नहीं पाती है और फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। ये बात भी सही है, हमारे साथ भी हो सकता है। जी हाँ, लेकिन और भी कोई कला हो सकती है, किसी को गाने का शौक होता है तो आप जोर जोर से गाइए, संगीत का शौक है बजाइए कुछ, तो और भी कई तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम अगर ध्यान की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान तो उस समय आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनुलोम विलोम है या जो भी हम सांसों के अभ्यास की बात करते हैं, ओम बोलना है, वो भी आपके मन को बहुत हल्का करता है। वो आप 5 बार 10 बार 15 बार आप जितनी देर चाहें आप देखिएगा, आपका मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। और उस तरह से जब खाली आता है तो आपको मूड जो है वो आपका काफी संभल जाता है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी की तरह से आप सांसों की जो भी और प्रक्रियाएं हैं, सूक्ष्म प्रक्रियाएं जो योग में बताई जाती हैं, उनको आप कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा नींद की कमी जब होती है तब भी मूड खराब जल्दी जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर हो और जो हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो व्यक्ति जो है जब नींद की कमी होती है तो थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है, चिड़चिड़ापन होता है। और जब व्यक्ति में चिड़चिड़ापन है तो जाहिर सी बात है वो अपना चिड़चिड़ापन दूसरों पर अभिव्यक्त करता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरह से झगड़े की संभावना जब बढ़ जाती है तो भी मूड छोटी छोटी बातों से खराब। हाँ, जाहिर है जब आपने सामने वाले का मूड बिगाड़ा तो फिर वो तो पूरा साइकिल बन गया और पूरा चक्र बन गया। वो जो कुचक्र है वो बनता ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप गहरी नींद लीजिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। तो कई लोग आजकल मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें बहुत सारा वक्त अपना खर्च भी करते हैं। तो वो वक्त कहाँ से आएगा? आपके रूटीन के जो काम है वो तो है ही है। अगर आप ज्यादा समय मोबाइल पर बिता रहे हैं तो वो वक्त कहाँ से जाएगा? आपके सोने के समय में से जाएगा। तो इसके लिए उसका भी इस्तेमाल हालांकि इस समय में करना जरूरी है, लेकिन सीमित इस्तेमाल करके अपना जो सोने का समय है उसे बचा करके 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए, उससे भी मूड आपका ठीक रहेगा। और उससे मजेदार बात तो ये है कि समय तो उसी में से जाएगा और उससे ज्यादा जो है वो आपकी आंखों को थका देता है ये मोबाइल, और उसमें जो किरणें निकलती हैं वो आपकी नींद को चुरा लेती हैं। तो यानी कि आंखों की नींद भी उड़ा देती हैं। हाँ, तो वो किरणें जो निकलती हैं, जो रेज होती है वो बहुत विपरीत प्रभाव डालती है, और उसकी वजह से अगर आप सोने चले भी जाते हैं तो भी बहुत देर तक नींद नहीं आती। जी हाँ, तो बेहतर हो कि आप सोने से पहले मोबाइल न देखें, कम से कम उसको 15-20 मिनट पहले छोड़ दें, और उसके बाद फिर कुछ आप संगीत सुने या किताबें पढ़ लें या कुछ और काम करें, या यूं ही खाली बैठे सिर्फ प्रार्थना करें सोने से पहले, और फिर उसके बाद नींद लें। लेकिन जब हम गीत की बात कर रहे हैं तो मंजू जी गीत सुना देंगे, मुझे लगता है ना। सुना देते हैं। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी पिछली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। रेणु जी, पैडमैन फिल्म का ये गाना हमने सुना, और कोई अगर हमसे ये कहे कि भाई आज से मेरा पिन कोड नंबर और ये सारे आपके हो गए हैं, तो हमें भी खुशी होती है ना, तब भी तो मूड ठीक हो जाता है। हाँ, बस खुशी इसलिए, बहुत ये गाना सुन के इसलिए बहुत अच्छा लगा मंजू, कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो लड़कों का पिन कोड होता है वो लड़कियों का हो जाता है। हाँ, है ना? बिल्कुल, लड़कियों का ही बदलता है। हाँ। लड़कों का नहीं बदलता। ये पहली बार ऐसे कोई कह रहा है कि तेरा पिन कोड मेरा हो गया, यानी कि वो जाएंगे ससुराल में। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये परिवर्तन की जो हवा चली है बहुत खूबसूरत सी, उसका आनंद सब लेते हैं, और ये थोड़ा मूड हमारा भी अच्छा कर देता है ना? बिल्कुल, कोई ऐसी बातें करता है तो मूड अच्छा हो ही जाता है ना, मतलब अपनापन झलकता है इसमें, प्रेम झलकता है, और ऐसी अभिव्यक्ति हमेशा ही हमारे मूड को ठीक करती है। अब कुछ और भी बातें हैं जो मूड अगर खराब हो उस समय अपनाई जाए तो ठीक कर सकते हैं, और उसके लिए हम ये भी कर सकते हैं रेणु जी कि कुछ ऐसे खुशहाल पल जो हमने अपने परिवार के साथ बिताए हैं, अपने मित्रों के साथ बिताए हैं, अपने सहयोगियों के साथ बिताए हैं, कहीं घूमने गए हैं, उनके साथ कोई पार्टी की है, या हमारे शादी का समय हो, या हमारे बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी छोटी सी किलकारी, ये जो पल होते हैं इन्हें हमें अपने हृदय में, अपनी आंखों में कैद करके रख लेना चाहिए। और जब ऐसा कोई समय आए तो उन पलों को हम याद करें, और जब याद करते हैं तो हमारा मूड अपने आप ठीक हो जाता है। और हमें ईश्वर को धन्यवाद भी देना चाहिए कि आज भले ही किसी बात से हमारा मूड खराब है, लेकिन इतने अच्छे पल हमने बिताए जरूर हैं। जी हाँ, और अगर आपकी नजरों में वो कैद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड कॉपी उसकी निकालिए, यानी फोटोग्राफ्स भी आप निकाल सकते हैं, एल्बम निकाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और बराबर हम बड़ी बुराई करते हैं, मोबाइल बहुत नाराज है हमसे मंजू, अच्छा। कि कह दिया कि रात को सोते समय बिल्कुल मत देखना, ये करता है। हालांकि तुमने कहा कि बहुत जरूरी भी हो गया है, लेकिन ये भी बड़ा बहुत ही सहयोगी हो सकता है। आप उसमें से पुरानी अपनी खुद की बनाई हुई कोई पेंटिंग देख सकते हैं, या किसी अपनी बेटी की बनाई हुई पेंटिंग बेटे की देख सकते हैं, या उसमें किसी अपने बच्चों के गाए हुए गीत
गीत सुन सकते हैं या उसमें फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जो कहीं आप घूमने गए थे और खुशियों के पल थे, तो वो भी अभी अब तो आपके हाथ में है, कोई हार्ड कॉपी झुक के और वो कार्टन में से या एल्बम नहीं निकालना है आपको। तो कोशिश करिए और अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को तलाशिए जो आपने बहुत खुशनुमा पल गुजारे हैं और उनको आपने रखा है। तस्वीरों को देखते हैं ना रेणु जी, तो हम उसी समय में वहीं पर चले जाते हैं। जैसे हम कहीं घूमने गए थे तो उन बातों को सोचकर ही मन कितना प्रफुल्लित हो जाता है और मूड ठीक हो जाता है। हाँ। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा अच्छी जो खुशबू होती है वो भी हमारे मूड को ठीक करती है। तो कुछ फूलों की वेणी जो होती है वो आप अपने गजरा जिसे कहते हैं वो आप अपने बालों में लगाइए, नहीं तो गुलाब के कुछ फूल घर में ले आइए, कुछ अच्छा परफ्यूम लगा लीजिए, या फिर कोई अच्छा भोजन बनाते हैं तो उसकी भी जो खुशबू होती है वो भी हमारे मूड को ठीक करती है। हाँ, तो खुशबू का कितना महत्व है देखिए। खुशबू का महत्व है। वहीं अगर आपको कहीं आप फूल ला नहीं सकते तो कहीं से बगीचे में चले जाए जहाँ खुशबू हो। और वेणी भाई ऐसे ही मत लगा लीजिएगा, खुद भी सज संवर लीजिएगा। और कभी कभी बहुत अच्छा कपड़ा हम पहन लेते हैं, सज लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, थोड़ा सा कंघी कर लिया, बिंदी लगा ली, कान में कुछ बड़े झुमके पहन लिए, माला पहन ली, तो भी मन खुश हो जाता है। तो थोड़ा सा बदल लीजिए, अपने कपड़ों को बदल लीजिए और इस तरह से भी आप अपने मूड को बदल सकते हैं। एक बात और है, यहाँ बदलने से याद आ रहा है कि पानी बहुत काम करता है। पानी पी लें आप एक गिलास तो आपका मूड बिल्कुल, आपकी आंतरिक दशा बदलती है। वहीं आप अगर समय है ठीक ठाक, अगर नहीं भी है तो गर्म पानी करके आप नहा लीजिए। अच्छा। और अगर हो सके तो पूरे सिर से आप नहा लेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा आपका मन, मस्तिष्क और पूरे विचार आपके बदल जाएंगे और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक बार इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो पानी पीने की जहां तक बात की आपने रेणु जी, तो मुझे लगता है उससे ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है जो हमारे मूड को ठीक करती है। जी हाँ, तो ये भी उपाय आप एक बार जरूर करके बिल्कुल पिए भी और नहा भी लें। अगर आपने तुरंत नहाया 2 घंटे पहले और फिर भी अगर आपका कुछ मूड बिगड़ा है तो एक बार फिर नहा लेंगे तो आप देखेंगे कितना बदलाव आता है। जी। और जो लोग सूरज की रोशनी का सेवन नहीं करते हैं तो फिर वही समस्या आ जाती है कि सूरज की रोशनी की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती जाती हैं। हाँ, होती है अगर नहीं करेंगे तो। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसके लिए सूरज की रोशनी का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपका मूड खराब होता है या छोटी छोटी बातों से खराब हो रहा है, तो उसकी जड़ तक जाइए और जानिए, देखिए कि क्या आप थोड़ी देर, लगभग दिन भर में आधे घंटे का धूप का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, बिल्कुल एसी में लोग रहने लग गए हैं और धूप में तो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि चमड़ी का रंग काला हो जाएगा या फिर बाहर जाने की फुर्सत किसे है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। या सुबह सुबह बहुत व्यस्तता भी रहती है, जल्दी उन्हें उठ करके काम करके ऑफिस जाने की जल्दी रहती है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य जो है मुझे लगता है कि वो पहली जरूरत है, हमारी जरूरत है। तो उसके लिए हमें थोड़ा समय निकाल करके धूप का सेवन जरूर करना जी हाँ। और ताजी हवा में घूमें, टहलें, इन सारी चीजों से भी आपका मूड अच्छा होगा। और उसके साथ साथ कुछ चुटकुले वगैरह भी सुने जा सकते हैं, सुनाए जा सकते हैं, एक दूसरे से बात की जा सकती है, अच्छी बातें की जा सकती हैं। कोई ऐसे मित्र जो आपकी बड़ी चुहलबाजी करती हो या करते हो, आप उनसे बात कर लीजिए फोन करके, है ना, कर लीजिए। एक बार फिर आपके हाथ में फोन है, वो देखिए खुश हो जाएगा कि आपने उसका इस्तेमाल किया। हाँ, और फोन में कई सारे फनी वीडियोस भी होते हैं, तो वो देख लीजिए। थोड़े हंसने हंसाने का माहौल अगर बन जाता है तो वो आपके मूड को ठीक करेगा। इसके अलावा कभी कभी जैसे सप्ताहांत में कुछ कॉमेडी शो वगैरह अगर आते हैं तो वो आप देख लीजिए, तो वो भी आपके रिफ्रेशमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। और मित्रों के साथ बैठिए, अपने आप में कॉमेडी हो जाएगी। और बचपन की बातें याद कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बैठिए, एक दूसरे की खिंचाई कर लीजिए थोड़ी बहुत। थोड़ा नाराज हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर उसको मना लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से रूठने मनाने का क्रम चलता रहेगा। हंसी मजाक करते रहें। घर में भी एक माहौल बनाकर रखना चाहिए मंजू। ठीक है, हम लोग माता पिता हैं या हमारे माता पिता भी हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर हम मित्र बना लें और घर में भी इस तरीके के कॉमेडी शो के लिए अगर हम नहीं कहीं जा पा रहे हैं तो कोई समय ऐसा निकालें कि कुछ हम अंत्याक्षरी खेल लें, या बहुत सारे बोर्ड गेम्स आ गए हैं उनको लेकर बैठ जाएं। उसमें खूब मतलब हम तो कह रहे हैं थोड़ा सा, मतलब इसको चोरी से ही हम कहेंगे, थोड़ा चीटिंग वीटिंग भी कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। रेणु जी, ऐसा हल्का फुल्का माहौल जब घर का रहता है तो जीवन आसान हो जाता है। और वहीं अगर भारी माहौल रहता है या वातावरण में सब एक दूसरे की खिंचाई करने में लगे हैं या एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं तो जीवन बड़ा दुभर हो जाता है। तो हमें जीवन को आसान बनाना है, सरलता से जीना है। इसके लिए जरूरी है कि घर का माहौल भी थोड़ा सरल और हल्का फुल्का बना रहे और घर में हल्का हल्का संगीत भी बजता रहे। बिल्कुल।
भूमिका फिल्म का ये गाना है। और ऐसे घर में व्यक्ति जब ऐसे चुलबुले होते हैं जो हमारा मनोरंजन करते रहते हैं, तो उनके जाने से उनकी कमी खलती है हमें, तो उनके रहने से हमारा मूड कितना ठीक रहता है। जी हाँ, हमारे सभी साथियों ने लगभग वही बातें लिखकर भेजी हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ। और लेकिन एक बात और बहुत अच्छी है, इन्होंने लिखा है कि पॉजिटिव सोचें, और जैसे कि हम लोगों ने कहा ना, किसी से अपेक्षा ना रखें तो मूड नहीं खराब होगा। ये सारी चीजें तो है ही। आपने लिखा है कि जब मूड खराब है तो विविध भारती सुन लेना किसी मेडिसिन या दवा जैसा ही है, फिर कुछ देर में ही मन नृत्य करने लग जाता है, पर बात जब देर से सोने की है तो वो सेहत के लिए हानि ही है। वैसे आपने बहुत अच्छा लिखा है, 21 दिन लगातार जल्दी उठने का अभ्यास करना कठिन लगता है और होता भी कठिन है, पर 21 दिन अगर यानी कि आप 3 हफ्ते लगातार सुबह जल्दी उठते हैं तो जिंदगी का जो है ना 22वें दिन से आपकी नींद खुद ब खुद रोज खुल जाएगी बिना अलार्म के। हाँ, और उसी समय नींद आने भी लग जाएगी जिस समय आपने सोने के बारे में सोचा है। तो यानी कि हमारी जो जैविक घड़ी वो उस तरह से सेट हो जाती है। देखिए प्रकृति ने कितना हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। एक हमारे श्रोता ने ये बात लिखी कि अगर हमारा स्वभाव अत्यंत संवेदनशील है तो हम कभी भी किसी भी विषय पर जरूरत से ज्यादा सोचकर अपना मूड खराब कर लेते हैं। हमारा ऐसा मूड स्विंग नेचर हमारे आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाता है। वैसे भी मूडी व्यक्तियों को ज्यादा पसंद भी नहीं करता कोई। बिगड़े हुए मूड के समय शांत रहने की बहुत जरूरत होती है और उस वजह को ढूंढना भी जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारा ऐसा नेचर बन गया है। लेकिन आज हमारा मूड एकदम परफेक्ट है क्योंकि मन भावन मधुर मधुर गीत सुनने को मिल रहे हैं, तो आज मूड इनका एकदम ठीक है। लेकिन हमारे एक साथी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, लिखा है कि दीदी आप बार बार कहें कि मास्क जरूर लगाएं, तो भाई इस उम्मीद के साथ कि आप मास्क जरूर लगाएंगे, सेहतमंद रहेंगे। कार्यक्रम समाप्त करते हैं, तो रेणु चतुर्वेदी और मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।